अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासिर अब्बास, लेक्चरर फ़िज़िक्स डीपीएस कॉलेज। तो आज बच्चे हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 और 9th फ़िज़िक्स का। तो उसका नाम है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन को समझने के लिए आप ये सोच सकते हैं कि दुनिया में हर दो चीज़ के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसी फोर्स के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया। सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा कि एक आप जिस साइंटिस्ट को जानते हैं जिसने ज़्यादा उसको फार्मूलेट किया है वर्क को, वो न्यूटन है। न्यूटन ने अपने सीनियर को देखा, वो उसका सीनियर केपलर था। तो केपलर ने फिर अपने सीनियर को देखा, मतलब अपने सीनियर से डेटा इकट्ठा किया और आगे उससे फिर आगे लॉज बनाए। तो सबसे ज़्यादा केपलर ने जितने भी सन, स्टार्स और प्लैनेट हैं उसकी मोशन, उसका टाइम पीरियड क्या है, ये केपलर ने बताया था। केपलर के वर्किंग को देखते हुए न्यूटन ने आगे फर्दर वर्क किया और कुछ लॉज पेश किए, जिसमें से आज हमने पढ़ना है न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ। चैप्टर नंबर 5 में ये क्वेश्चन लॉन्ग के तौर पे भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चे केयरफुली सुनना है और इसको नीट भी करना है और फिर इसको याद करना है, खुद से टेस्टिंग भी करनी है। तो न्यूटन एक दिन एप्पल के नीचे बैठा सोच रहा था कि जो ज़मीन है ये सूरज के गिर्द रिवॉल्व करती है और क्यों करती है और चाँद जो है वो ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करता है, ऐसा क्यों है। जब इस तरह डिफरेंट तरह की ये बातें उसके गिर्द रेवोल्यूशन की या जो प्लैनेट किसी और के गिर्द रिवॉल्व करता है उसके बारे में सोच रहा था, तो उसी दौरान एप्पल के दरख्त के ऊपर से एप्पल उसके सर पे गिरा। वहाँ से उसको एक ऐसा पॉइंट मिला जिसको उसने फर्दर आगे बताया। वो इस तरह से कहा कि ये कौन सी फोर्स है जो एप्पल को नीचे गिरने पे मजबूर करती है। और इस पे सोचते हुए उसने ये समझा कि ये जो फोर्स जो एप्पल को नीचे गिराती है, यही इस तरह की ही फोर्स है जो ज़मीन को सन के गिर्द रिवॉल्व करने पे मजबूर करती है, और वो फोर्स यही है जो चाँद को ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करने पे मजबूर करती है। तो इसी फोर्स का नाम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दिया गया। तो सबसे पहले हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को डिफ़ाइन करते हैं। The attractive force between two object is called force of gravitation। बच्चे, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मैंने सिर्फ अट्रैक्टिव लिखा है और एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव है कि ये सिर्फ जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है, ये रिपल्सिव नहीं है। रिपल्शन का मतलब ये है कि हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर 10th में स्टार्ट करेंगे, उसमें दो चार्ज होते हैं और चार्ज की दो टाइप्स होती हैं, सिंपल, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अपोजिट चार्ज हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर यही दोनों चार्ज दोनों पॉजिटिव हो जाएं या दोनों नेगेटिव हो जाएं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्जेस के बिटवीन होती है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। लेकिन जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये एक फंडामेंटल फोर्स है और ये दो ऑब्जेक्ट के बिटवीन सिर्फ अट्रैक्शन को शो करती है। दो ऑब्जेक्ट के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे एक ग्रेविटेशन फोर्स, नेक्स्ट
व्हाट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बच्चे हम इस तरह की ये कंटेंट लिखेंगे तब ये हमारा लॉ कंप्लीट होगा, ताकि लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आपको आता है तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने कौन से कंटेंट मुकम्मल करने हैं, उनको मेंशन करना है। तो फर्स्ट हम स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट, इसके बाद मैथमेटिकल फॉर्म, फार्मूला, नेक्स्ट आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कोई एग्जांपल देकर, एक्सप्लेनेशन, और प्लस फिगर भी बना देंगे। उसके बाद इसका फाइनल रिज़ल्ट जो व्हाट इज़, दो क्वेश्चन शॉर्ट हैं इसमें, व्हाट इज़ यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। जी, and write its value, write its value। नेक्स्ट बच्चे इसके बाद ये हम देखेंगे why do we not feel the force of gravitation in daily life। तो इन सब कंटेंट को वन बाय वन हम इंशाल्लाह एक्सप्लेन करते हैं। अब तो सबसे पहले स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट ये है, न्यूटन ने ये कहा था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट वो उन दो मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उनके बिटवीन डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, F force of gravitation is directly proportional to the product of masses, ये दो मैस m1 m2 बोथ इनका प्रोडक्ट है और फोर्स इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और सेकंड उसने कहा कि यही फोर्स जो है वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बच्चे ये इसका क्या मतलब है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज। इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, ये फोर्स और मैस के प्रोडक्ट के बिटवीन एक रिलेशन है। क्या मतलब कि अगर आप मैस बढ़ाते हैं तो फोर्स बढ़ती है, लेकिन कितनी बढ़ती है ये अभी कहना बाकी है, ये बाद में जाके हम एक्सप्लेन करेंगे। इसीलिए वन बाय वन हर स्टेप को जो आप लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आगे जाके फर्दर जब कैलकुलेशन आनी है तो उसको समझने में आपको आसानी होगी। अब मैसेज का प्रोडक्ट है, क्या मतलब अगर ये मैस 2 है और ये 3 मैस है तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा 3 to 6। तो फोर्स अगर इसका मैस 2 है इसका 3 है तो प्रोडक्ट क्या आ गया 6, 4 6। लेकिन अब इस बॉडी का मैस बढ़ाना शुरू कर देते हैं, ये ज़्यादा करते हैं तो सादर ये 2 है, अगर ये 4 हो जाएगी तो 8 हो जाएगा। तो इस तरह ये फोर्स जैसे जैसे आप मल्टीप्लाई प्रोडक्ट बढ़ाते जाएंगे या एक मैस या दोनों ऑब्जेक्ट का मैस बढ़ाएंगे उनका प्रोडक्ट फोर्स ही बनती जाएगी। लेकिन कैलकुलेशन से पहले अभी सिर्फ रिलेशन है। आप ये कह सकते हैं कि फोर्स बढ़ाने से मैस बढ़ाने से, चाहे दोनों बढ़ाएं या एक बढ़ाएं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बढ़ेगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब भी यही होता है कि आप एक चीज़ बढ़ा रहे हैं तो दूसरी भी बढ़ती है। इसीलिए इसका ये मतलब हुआ
कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज, प्रोडक्ट ऑफ मैसेज। और फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब क्या है? इन्वर्सली रिलेशन का ये मतलब होता है कि अगर आप दो ऑब्जेक्ट के बिटवीन डिस्टेंस इंक्रीज करते चले जाते हैं तो फोर्स कम होती चली जाएगी। कितनी कम होगी ये भी अभी पेंडिंग है, क्योंकि जब तक हम इसका रिलेशन कोई बना नहीं लेते, मीन एक इक्वलिटी नहीं बना लेते, इक्वेशन नहीं बना लेते, उस वक्त तक हम क्वांटिटी नहीं बना सकते। लेकिन एक रिलेशन आपको बता सकते हैं कि होगा क्या, कि जब आप डिस्टेंस डबल पहले बढ़ाते जाएं तो फोर्स कम होती जाएगी। कितनी कम होगी? इसका स्क्वायर उतना टाइम डिक्रीज़ होगा। मतलब ये हुआ कि लेट पहले जो दोनों ऑब्जेक्ट के बिटवीन डिस्टेंस है वो 1 मीटर का है, अब आप उसको 2 मीटर कर देते हैं, डबल हो गया। तो जब डिस्टेंस डबल हो गया, फोर्स 2 का स्क्वायर लें 4, तो फोर्स 4 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाएगी। ये इंशाल्लाह जब अभी चल के आगे इक्वेशन बनाते हैं तो वहाँ से आपको पता चलेगा। तो बच्चे ये दो जो रिलेशन लिखे हैं इसको सही तरीके से आपको समझना है कि डायरेक्टली का क्या मतलब है और इन्वर्सली का क्या मतलब है। तो इन्वर्सली का ये जो रिलेशन है इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इन दोनों को कंबाइन करें, कंबाइनिंग f कैन बी रिटन एज m1 m2 ओवर d स्क्वायर। दोबारा से इसको कंबाइन किया, यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं फोर्स is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। नाउ तो जब भी प्रोपोर्शनैलिटी एंड करनी है तो यहाँ पे इक्वल और एक कांस्टेंट आएगा, इक्वल और ये कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को कैपिटल G से शो करते हैं, m1 m2 ओवर d स्क्वायर। दिस इज़ द मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशन लॉ। तो यहाँ से ये पता चलता है कि फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द G। What is the G? It is the universal constant of gravitation। इसको बच्चे कैसे समझ सकते हैं कि ये प्रोपोर्शनैलिटी इक्वल और कांस्टेंट में कैसे आती है और ये कांस्टेंट क्या चीज़ होती है। इस चीज़ को आज से समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आगे जितने भी रिलेशन आएंगे उसमें आपको बहुत आसानी होगी। ये सिर्फ इस क्लास के लिए नहीं, आगे फर्दर जितनी जैसे जिस क्लास में आप जाएंगे वहाँ पे ये आपको हेल्प करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं और वो है कि आप शुगर ख़रीदते हैं तो 1 kg शुगर की जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ है और 2 kg की कितनी होगी 20, 3, 34 एंड सो ऑन। तो आप इसको समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अमाउंट है जिसका आपको पता चल रहा है अमाउंट, यहाँ पे आप लेट 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 × 1 2 होता है। इसको यहाँ पे जो कांस्टेंट आना चाहिए मैं इसको 5 कह देता हूँ, 5 to 10। तो आपने 1 kg जो शुगर या शक्कर ली है उसकी प्राइस 10 रुपीज़ है। अगर आप 2 kg लेते हैं तो देन आप देखिएगा वहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट आना चाहिए कि जिससे उसकी प्राइस क्या हो जाए, यहाँ पे 20। तो ये 2 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई 1 4 20। नेक्स्ट इसी तरह बच्चे आप आगे सोचते जाएं तो आपको एक कांस्टेंट क्वांटिटी नज़र आएगी, उसको हम कहते हैं रेट। जैसे आपको 1 kg का बताया है कि 10 रुपीज़ है और 2 kg का 20 है और 3 का 30 है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट रेट चल रहा है जिसको आप जानते हैं कि वो 10 रुपीज़ पर kg है।
इस तरह ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो कांस्टेंट इसमें आता है, ये भी इसी तरह ही है कि अगर आप इस चीज़ को मैस 1 मैस 2 को चेंज करते रहते हैं और डिस्टेंस चेंज करते हैं, लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहाँ की जो वैल्यू है ये सेम रहेगी। तो यहाँ से आगे बच्चे आगे इसको फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जी क्या है। ये आपके इसी क्वेश्चन में से, ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है, उसकी स्टेटमेंट ऐसे आती है कि व्हाट इज़ द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। तो व्हाट इज़ इट्स वैल्यू। तो आप कह सकते हैं जी इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इट इज़ नोन एज द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। वहाँ पे वो चीज़ ये मेंशन नहीं करेगा जिसको मैंने आंसर ही लिख दिया है, वो सिर्फ आपसे पूछेगा व्हाट इज़ जी, व्हाट इज़ जी, राइट इट्स वैल्यू। तो देन आप ये कह सकते हैं कि जी इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इट इज़ नोन एज यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। इट्स वैल्यू इज़ 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये बच्चे आपका आज का जो हमारा लेक्चर था कंप्लीट हुआ। इसको आपने सही तरीके से समझ लेना। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाद में मिलेंगे।